मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में एक और जापानी संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। अखाड़े में आयोजित पट्टाभिषेक कार्यक्रम में जापानी संत और उनके करीब 2 दर्जन अनुयायियों के साथ बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। जापानी संत को आदित्य नंदनपुरी नाम दिया गया है और साथ ही आदित्य नंदनपुरी ने भारत में रहकर ही योग साधना सीखी है और वे सनातन संस्कृति से बहुत प्रभावित है। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि संत जापान के टोक्यो में आश्रम चलाते हैं और सनातन का प्रचार करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में निरंजन अखाड़े के द्वारा जापान के एक और संत ताका युकी का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था। बहुत ही उच्च कोटि के संत है जिन्होंने 40 दिन समाधि ली हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने हरिद्वार में ही उत्तराखंड में ही आकर के ध्यान योग सीखा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लगा। जब महाराज से मेरी वार्ता हुई, महाराज ने कहा मैं संन्यास देना चाहता हूँ और जब उन्होंने मुझे दिखाया इनके पास आश्रम भी है, धन दौलत वैभव यश कीर्ति सब इनके पास है, तो हमने सोचा क्यों नहीं उनको महामंडलेश्वर बनाया जाए, क्योंकि इनके पास हजारों की संख्या में इनके शिष्य है। और आपने देखा होगा आज जापान से इनके 25 लोग इनके साथ आए हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमारा प्रयास है जापान में, अमेरिका बहुत जल्दी हमने ये भी प्रयास रखा, हम जापान में जाएंगे, हमारे संत महात्मा जापान में जाएंगे और वहाँ पे सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। ऋषिकेश में एक धार्मिक स्थल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के दिए गए आदेश के समर्थन में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन भी आया। आपको बता दें, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से धार्मिक स्थल पर सनातन धर्म के लोगों को पूजा पाठ करने का सुनहरा मौका मिलने लगा है। और साथ ही मामले में राघवेंद्र भटनागर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। कहा कि यह फैसला आने के बाद विपक्ष लोकसभा में फैसला देने वाले जज को हटाने की मांग पर अड़े हैं। इससे साफ साबित होता है कि विपक्ष सनातन धर्म को लेकर अपनी सोच किस प्रकार रखता है। बता दें कि राघवेंद्र भटनागर आज मायाकुंड स्थित हनुमान मंदिर में अपनी सहयोगी साथियों के साथ पहुंचे हैं। यहां वहां मीडिया के साथ मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा धार्मिक स्थल को लेकर दिए गए आदेश पर अपना बयान दिया। एक हिंदू पक्ष के समर्थन में न्यायाधीश ने एक फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उस जज के हटाने को लेकर महाभियोग का प्रस्ताव रखा है। इस पर आपने अपना रोष प्रकट किया है, किस रूप में आप इसे देखते हैं? देखिए, वहाँ पे एक तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसमें लगभग 100 साल से एक मुकदमा वहाँ की न्यायपालिका में चल रहा था। एक वहाँ पे स्तंभ है जिसपे दीप प्रज्वलित होता है, प्रत्येक वर्ष एक त्योहार मनाया जाता है। और इस वर्ष 2025 में न्यायपालिका द्वारा वहाँ पे एक जो न्यायाधीश हैं एस रंगनाथन, उनके द्वारा एक फैसला दिया गया। हिंदुओं की भावनाओं को उनके हिंदू की भावनाओं के प्रति उन्होंने जो है इसका बहुत बढ़िया एक बहुत सुंदर अपना निर्णय लिया और वहाँ पे दीप प्रज्वलित करने का जो फैसला वहाँ पे लिया गया है, उनके समर्थन के उसका समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं। और ये देखना चाहिए कि जो सही था, जो न्यायपालिका ने, न्यायाधीश ने सही समझा, जो सही था उसका उन्होंने जो है उस पर फैसला दिया, उसके पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन किंतु अगर न्यायपालिका के खिलाफ कोई विपक्षी दल लोकसभा हमारे अध्यक्ष के सामने जाके खड़ा हो जाए, ओम प्रकाश बिरला जी के सामने खड़ा हो जाए और ये कहे कि न्यायाधीश को हटाना चाहिए, तो इससे समझना चाहिए कि विपक्ष किस तरह की राजनीति करना चाह रहा है देश में। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले एक राकेश किशोर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने पर हिंदुस्तान की सर्वोच्च गद्दी पर बैठे सीजेआई जस्टिस गवई को जूता फेंक के मार दिया था। तो आप समझ लीजिए कि इस समय सनातन को मानने वाले और हिंदू लोग कितना अपने धर्म के प्रति कितना जागरूक हो चुके हैं। और इस तरह की घटनाएं हमारे देश में अब निरंतर चलती रहेंगी। सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सनातनी अब इस तरीके से मैदान में आगे आता रहेगा। नववर्ष के आगमन पर आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एक विशेष पहल की है। पुलिस ने क्षेत्र के होटल, लॉज, धर्मशाला संचालकों और टैक्सी ऑटो यूनियन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान दें। टैक्सी और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। थाना
मामला लक्ष्मण झूला क्षेत्र के प्रभारी भुवन चंद पुजारी ने साफ कर दिया है कि इन निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित संचालक या व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे नववर्ष का उत्सव शांतिपूर्ण एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। थाने के एसएसआई प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि नववर्ष पर ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौती बनेगी। खबर लालकुआं से है, जहां कृष्णा स्टोन क्रेशर परिसर में विशालकाय गड्ढा खोदकर अवैध रूप से रेती बजरी निकाले जाने पर आबादी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने शिकायत कर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग और खनन विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी टीम ने क्रेशर में विशालकाय गड्ढे की पैमाइश करते हुए गड्ढे खोदे जाने की अनुमति मांगी है, जिससे दोनों में क्रेशर संचालक असमर्थ रहे। साथ ही पूर्व में गड्ढे से संबंधित जुर्माने के बाद वर्तमान गड्ढे की खुदाई से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने कृष्णा स्टोन क्रेशर को 3 दिनों में अभिलेख उपलब्ध कराने तक सीज कर दिया है और साथ ही इसके साथ श्री कृष्ण स्टोन क्रेशर के संचालक पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीण की शिकायत पर क्रेशर द्वारा बिना मानकों के ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने की जांच शुरू कर दी है। देखिए, हमें शिकायतें मिल रही थी इसमें कि आपके परमेटा बंगर जो लालकुआं में पड़ता है, वहाँ पे कृष्णा स्टोन इंडस्ट्री नाम का एक स्टोन क्रशर स्थापित है, तो वहाँ पे गड्ढा किया जा रहा है। तो मौके पे फिर हमने राजस्व विभाग के साथ इसमें एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया, तो मौके पे देखा गया कि हाँ ठीक है, गड्ढा वहाँ पे मौजूद है। तो हमने इनसे पूछा कि आपके पास कोई अभिलेख है, क्योंकि परमिशन भी जारी की जाती है रिसाइकिल टैंक के नाम पे। तो मौके पे वो कोई ऐसा अभिलेख हमें दिखा नहीं पाए। तो गड्ढे की पैमाइश हो चुकी है और इसमें पूर्व में भी कुछ पेनल्टीज लग रखी है, तो उसी का हम मिलान करके एक बार इसमें देखेंगे कि इससे पहले अगर इसी गड्ढे पे पेनल्टी लगी है, उसके अतिरिक्त इनके द्वारा कितना खोदा गया है, या अगर इनके पास कोई ऐसी परमिशन पहले पूर्व में भी जारी की गई है, तो उनको हमने 2-3 दिन का समय दे रखा है कि वो हमारे कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत कर दें। तब तक स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया है और उनको संचालन करने से पूर्ण तरीके से मना कर दिया गया है। आती हैं तो ठीक है, उस पे देखा जाएगा। जो संबंधित मतलब टेक्निकल इसमें जो अपनी वो दे सकता है, राय दे सकता है कि क्या मतलब स्टोन क्रशर के थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस तो रहती हैं, क्योंकि आपका काम चलता है, प्लांट चलता है, तो क्या वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कि मतलब उसको मतलब वहाँ पे संचालन करने से मना कर दिया जाए। पर विभाग इसमें पूर्व में मिल रखी थी, इनको 20 मीटर की परमिशन मिली थी, तो लेकिन वो अभी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। अभिलेख 20 मीटर की है और मेरे ख्याल से 2-3 परमिशन इनको पहले भी मिल रखी है, लेकिन जहाँ पे हमने गड्ढा पैमाइश की वहाँ की अभिलेख अभी ये दिखा नहीं पाए हैं। गड्ढे की पैमाइश कर ली गई है, तो 2-3 दिन का हमने समय दे रखा है। अगर नहीं दिखा पाते हैं तो इस पे बहुत बड़ी इसमें कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। आपने किसी अधिकारी से मिले क्या है? ऐसा है, यह नारायणपुरम कॉलोनी जो है बहुत सुंदर कॉलोनी थी। यहाँ पर पहले भटनागर जी का छान लगी थी, जो केवल रेता बजरी छानता था, जिसमें ये 2011 की बात है। जबकि नियम ये कहता है कि कॉलोनी से सटे हुए कॉलोनी से 100 गज की दूरी पर स्टोन क्रशर की अनुमति दी जाती है। प्रशासन ने अनदेखी करके इसको आदेश दे दिया कि यहाँ पर स्टोन क्रशर लगाने का आदेश दे दिया है, जो नियम के विरुद्ध है। फिर भी हम स्टोन क्रशर को हटाना नहीं चाहते हैं। इसके कॉलोनी से सटे हुए लगा हुआ है, इसमें प्रदूषण इतना है कि हद से बेहद। आने वाले समय में लोग इसमें दमा का बीमार भी हो सकते हैं तथा अन्य बीमारियां भी यहाँ लग सकती है। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, हम आपसी वार्तालाप करते हैं तो हमें बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है एक दूसरे की वार्तालाप, तो उसमें हमें जोर से बोलना पड़ता है, जिससे हमें हमारे बच्चों को भी जोर से बोलने की आदत हो गई है और हमें भी जोर से बोलने की आदत हो गई है। जो है ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जिसमें ज्यादा धूल आते हैं। जब मैं शुरू में आया था, मैंने फुलवारी लगाई थी, बहुत सुंदर फूल हो रहे थे, और इसके प्रदूषण से, इस वायु प्रदूषण से जो धूल बैठती है, यहाँ की राख बैठती है पेपर मिल की, इनके मिलाया हुआ, तो राख से वो फूल होना भी बंद हो गया है। फुलवारी में बिल्कुल फूल नहीं हो रहे हैं और ये इतने इतने बड़े गड्ढे खोद दिए हैं कॉलोनी से लगे हुए, जिसमें आने वाले समय में कॉलोनी के समस्त घर वालों को या मवेशियों को मकान गिरने की डर है और जान माल की पूरी डर है।
पूरे करीबन 10-20 वहां जो इसके किनारे बसे हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, तो इनको पूरा भय है। जैसे हमने एप्लीकेशन लिखा था एसडीएम साहब के लिए, वहां रिसीव करके दिया है शुक्रवार को। उसके बाद उसकी प्रतिलिपि हमने डीएम साहब को भेज रखा है, कोई भी अधिकारी अभी नहीं आया। पर पूर्व में विधायक जी के पास भी गया था इस संदर्भ में, और स्टोन क्रशर के मालिक से मिला था। इससे ज्वार लगाने के लिए मैंने कहा था कि ज्वार से तुम्हारे ध्वनि प्रदूषण रुक जाएगी, तो आप ज्वार लगा दें हमारी कॉलोनी की ओर। तो इसने वो ज्वार भी नहीं लगाई, जबकि 1 महीने का इसने समय दिया था स्टोन क्रशर के मालिक ने। हम सभापति को लेके उसमें भूतपूर्व सभापति थे हरिंदर सिंह असगोला, तो उनको लेके हम गए थे। इन्होंने कहा था कि 1 महीने में हम ज्वार लगा देंगे, परंतु इनने ज्वार भी नहीं लगाई। क्या है आखिरकार पूरा? कृष्णा स्टोन क्रशर है। इससे बहुत ज़्यादा ध्वनि, वायु प्रदूषण और मकानों में ठंड, ये वाइब्रेशन हो रहा है। छोटे बच्चे भी, हम लोग भी सोने में बहुत मुश्किल होता है, और डर लग जाता है, छोटे बच्चों को डर जैसे जाते हैं। और साथ में इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है कि जो है आने वाले समय में जो है अगर तेज आंधी तूफान या बारिश आएगी तो मेरे मकान को भी खतरा है और मेरे प्रॉपर्टी को भी खतरा है। अधिकारी से नहीं मिला, हमने 2 महीने पहले पर्सनली उनसे मिला था। उस दिन उनका मालिक घर में नहीं था। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन को हम ये एसडीएम लालको में दे के आए हैं, और कॉपी जो है डीएम साहब के लिए दे दी। क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को 4 दिन पहले हमने अपना अर्जी दिया था लालकुआं तहसील में। अगर इस एप्लीकेशन देने के बाद में या अर्जी देने के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो हम फिर दोबारा अधिकारियों के साथ में मिलेंगे। खबर जौनपुर से है, जहां कलयुगी पुत्र ने मां बाप की हत्या की। हत्या कर शव को बोरे में भरकर नदी में फेंका। साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों शवों को गोमती में फेंका है। आपको बता दें 8 दिसंबर को माता पिता की हत्या किया था। उसके बाद 13 दिसंबर बहन से पुलिस को दी सूचना। बहन ने और साथ ही माता पिता और भाई के लापता होने की दी सूचना। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र की घटना। यूपी में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मंगलवार सुबह वाराणसी शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। वहीं वाराणसी की बात करें तो सड़कों पर 10 मीटर तक देखना मुश्किल रहा। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेनें निरस्त हो गई है, तो कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र में एक बेटे ने मामूली पारिवारिक और पैसे को लेकर हुए विवाद में अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। सबूत मिटाने के इरादे से दोनों के शव को बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया। आपको बता दें एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 13 दिसंबर को अहमदपुर गांव निवासी वंदना देवी ने थाना जफराबाद में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके पिता श्याम बहादुर और माता बबीता देवी 8 दिसंबर से लापता है। इसके अलावा उनके भाई अम्बेश कुमार भी माता पिता की तलाश में निकले थे, जो 12 दिसंबर से घर वापस नहीं लौटे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी। 15 दिसंबर को अम्बेश कुमार को बरामद कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 8 दिसंबर की रात लगभग 8 बजे माता पिता से विवाद हो गया था और इसी दौरान गुस्से में आकर उसने दोनों के सिर पर वार कर दिया, उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने दोनों के शवों को बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी निशानदेही पर शवों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि आज 15 दिसंबर 2025 उनके भाई अम्बेश कुमार को बरामद किया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2025 समय लगभग रात के 8 बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर उनके माता पिता से लड़ाई हुई, जिसमें वह उग्र हो गए और उनके द्वारा अपने माता पिता के सर पर बट्टे से प्रहार किया गया, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से उनके द्वारा दोनों बॉडीज को बोरी में भरा गया और उनके द्वारा बेलाव घाट के पुल से दोनों लाशों को गोमती नदी में फेंका गया। तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अम्बेश कुमार से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस का उद्देश्य है कि अम्बेश कुमार की निशानदेही पर दोनों बॉडीज को गोमती नदी से बरामद किया जाए। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्नाव में कोहरे का कहर, बड़ा हादसा, 4 की मौत। अनियंत्रित कार हुई सड़क हादसे का शिकार, 4 लोगों की मौत। अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराई और टायर फटने से अनियंत्रित हुई फॉर्च्यूनर कार। अनियंत्रित कार के सामने चल रही गाड़ी भी उसमें मारी टक्कर। गाड़ी में टक्कर मारने के बाद डिवाइडर में फंसी फॉर्च्यूनर कार। सूचना पर पहुंची यूपीडा और पुलिसकर्मी, घायलों का एम्बुलेंस से सीएचसी बांगरमऊ भेजा गया है। सीएचसी में चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद जनपद के रहने वाले चारों मृतक गाजियाबाद से एक राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। कार सवार, आपको बता दें, नमक के व्यापारी बताए जा रहे चारों कार सवार बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 241 पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ ये भीषण हादसा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 को विकासखंड रसूलाबाद एवं झीझक के कुल 92 जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम गैलेक्सी गार्डन में हुआ है। आपको बता दें कि जिसमें अनुसूचित जाति के 73 जोड़े, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 जोड़े, सामान्य वर्ग के 2 जोड़े एवं अल्पसंख्यक के 3 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, विधायक रसूलाबाद एवं अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया गया। उक्त योजना अंतर्गत कुल धनराशि 1 लाख रुपए के सापेक्ष में 60,000 की धनराशि कन्या के खाते में और 25,000 की सामग्री एवं 15,000 आवश्यक व्यवस्थाओं, खान पान इत्यादि में खर्च किया गया है। साथ ही कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य, उप जिलाधिकारी रसूलाबाद सर्वेश कुमार, संबंधित खंड विकास अधिकारी सहित अधिकारीगण, कर्मचारी आदि लोग उपस्थित रहे। खबर
सोनभद्र से है, जहां नगर पंचायत घोरावल में जमीन का खेल। अरबों रुपए की जमीन पर निजी लोगों को कब्जा दिलाने का आरोप है। नगर पंचायत के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर साठगांठ का आरोप है। बीते 3 साल में सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन का वारा न्यारा करने का आरोप है। आपको बता दें, जनपद सोनभद्र में जमीन का बड़ा खेल किया जा रहा है। इस कार्य को इतनी सफाई से अधिकारी और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं कि आपको एहसास भी नहीं होगा। स्थानीय लोगों की उठने वाली विरोध की आवाज भी बौनी साबित हो रही है। नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली आबादी की जमीन को निजी लोगों के हाथों में देने से वहां के स्थानीय और साथी सभासद इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि अरबों रुपए की जमीन पर दूसरे लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आबादी की जमीन पर जिसका कब्जा उनकी जमीन की कहनी चलती है। मामला घोरावल नगर पंचायत क्षेत्र से सामने आया, जहां अरबों रुपए की जमीन वाली 1.5 बीघा जमीन पर निजी लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और कई सभासदों ने डीएम से मुलाकात कर शिकायत की है। नगर पंचायत की जमीन पर बाहरी लोग निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। नगर के मध्य 1.5 बीघा जमीन पर 1856 और पुलिस थाना बना था। वहां के पूर्वजों ने थाना बनाने के लिए यह जमीन दी थी और साथ ही आपको बता दें कि संख्या 387 आबादी में भूमि बनने से सन 1956 ईस्वी के थाना भवन प्रांगण में स्थित सभी कमरों व दीवालों को कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहरी अराजक तत्वों द्वारा धीरे धीरे करके पूर्व तरह ध्वस्त कर दिया गया था, जो आज मलबे के रूप में तब्दील हो चुकी है। कलेक्टर क्या हुआ है, क्या समस्याएं थी? हम सब लोग घोरावल नगर पंचायत से आए हुए हैं, जिसमें मैं भी पूर्व चेयरमैन हूँ, आप राकेश भी पूर्व चेयरमैन हैं, व्यापार मंडल के अमरेश जी हैं और घोरावल के हमारे पत्रकार बंधु जो घोरावल नगर पंचायत के हैं। घोरावल नगर पंचायत में एक थाना जो कि 1856 165 साल पूर्व का थाना है। नगर पंचायत की स्थापना 1872 में हुई। 15 साल पहले जब अंग्रेज घोरावल में आए तो वहाँ उस जमीन पे जब अवध प्रांत में ही आता था हमारा पूरा परिक्षेत्र, घोरावल परिक्षेत्र, तो उस समय के राजा द्वारा जो भी जमीन दिया गया था उस पे घोरावल थाना बनाया गया था, जो कि रकबे में 1.5 बीघे के आसपास है। उस पे अवैध तरीके से आज बाहरी कोई रिंकू खान करके कोई है और उनका सहयोग घोरावल के 1-2 मुसलमान बंधु हमारे जो हैं वो कर रहे हैं, करके वहाँ पे थाना का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आज से 10 दिन पहले वहाँ का जब काम लगा तो हम लोगों द्वारा, सभासदों द्वारा, पत्रकार बंधुओं द्वारा माननीय एसडीएम साहब को सूचना दी गई, थाने को सूचना दी गई। उन लोगों के द्वारा काम भी 1-2 दिन रुकवाया गया, लेकिन उसके बाद से फिर वह काम चालू हो गया। कल संडे था, कल सुबह हमारे 2-3 सभासद नगर पंचायत के जाके काम रुकवाए 9 बजे काम बंद हो गया। 11 बजे करीब बाहरी 5-7 गाड़ियों से और 10-15 लोग हथियार बंद लोग आए बाहरी सफेद पोस्ट, और जो वहाँ पे बैठ के कुर्सी लगा के पूरे थाने को ध्वस्तीकरण कराने का काम जेसीबी लगा के करके और आगे बाउंड्री कर दी। बाउंड्री उनका उद्देश्य यह है कि वह 378 स जो जमीन है वो आबादी परिक्षेत्र में जिसका कब्जा उसका माना जाता है। अब ये लोग नया अपना कब्जा दिखाना चाहते हैं कि यह कब्जा हमारा है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों को मिला गया है और वो उस जांच के लिए वह कमेटी बनाए हैं, जिसमें अधिशासी अधिकारी घोरावल, सीओ साहब घोरावल और एसडीएम साहब घोरावल के नेतृत्व में उसकी जांच की जाएगी। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने निवेदन किया है ये है कि जो उनका उद्देश्य है कि पहले बाउंड्री करके कब्जा दिखाना, क्योंकि वह आबादी की भूमि अरबों रुपए की भूमि है। अब नगर के मध्य में, घोरावल नगर पंचायत के मध्य में हृदय स्थली कहे जाने वाली जमीन बाहर के लोगों का निगाह हुआ है और वो आके दिखाने लगे, वहाँ करने लगे। सवाल ये है कि घोरावल एसडीएम, घोरावल सीओ को ही जांच अधिकारी बना दिया गया है और जबकि आप पूर्व में भी अपनी शिकायत कर चुके हैं, तो क्या न्याय मिल पाएगा? जी, हम लोगों के पास पेपर है और अगर वो जांच करते हैं कहीं पेपर तो नहीं वो हमारी गलत कर देंगे, हम उनसे हम लोग बात करेंगे। अगर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आया है फिर नहीं पुनः जिलाधिकारी महोदय के आएंगे। जो हमारे पास जो पूरा देश जानता है, पूरा नगर परिक्षेत्र जानता है कि आबादी के भूल में पूरा नगर पंचायत, पूरा नगर बसा है पुराना, और 170 साल से जो थाना है, जो घोरावल में सबसे बढ़िया बिल्डिंग था, आज उस पर कोई कहे कि यह हमारा है, जबकि
जब घोरावल तहसील यहाँ से स्वीकृत हुआ था तो घोरावल तहसील की बिल्डिंग नहीं बन पाई थी, तो 1997 से 2001 तक उसमें तहसील चला है। तहसील का उसमें तहसीलदार बैठते थे और वही बिल्डिंग आज कोई कहे कि यह हमारा है और कह के बुलडोजर चलाए और शक्ति के बल पे चला रहा है। यह सरकार में लोकल अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। यह पूर्ण रूप से उनको हड़पने की साजिश रची जा रही है। अब बाहर के लोग जो आए हैं, घोरावल के एक फकरे आलम जो मौके पे देखे गए हैं, वह लगातार लेबरों की जेसीबी की व्यवस्था करा रहे हैं। वह लोग तो कल काम रोकने के बाद असलाहधारियों के साथ आए और जबरी कब्जा करने का काम कल किया। बदायूं के बसौली कोतवाली क्षेत्र के एमएफ हाईवे पर भटपुरा गांव के पास बाइक सवार युवक की घने कोहरे में अज्ञात वाहन से टक्कर लगने से मौत हो गई है। उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है और साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसा देर रात के समय भटपुरा गांव के बाहर हुआ। भानपुर गांव के रहने वाले लालू 22 वर्षीय और मनोज 24 वर्षीय दोनों बाइक पर सवार होकर भटपुरा अपने गाँव लौट रहे थे। तभी घने कोहरे में सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने तुरंत उन्हें अस्पताल भिजवाया है, जहां लालू को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। मनोज का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पुंडीर ने बताया कि हादसा घने कोहरे के कारण हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए और साथ ही अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही एक लग्जरी कार अज्ञात वाहन से टकराने के बाद मध्य डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा टीम के सहयोग से पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चारों मृतकों में से एक की पहचान नहीं हो पाई है और साथ ही कहा जा रहा है कि एक फॉर्च्यूनर कार आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी। तभी मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी पर उसकी किसी अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान चपेट में आकर चालक घटनास्थल पर ही गिर गया, जिसके बाद करीब 500 मीटर दूर तक कार घसीटती हुई चली गई है, जिससे कार का एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया तथा उस पर सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची यूपीडा व पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान चलाकर स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। काफी प्रयास के बाद कार सवारों को अशोक अग्रवाल 57 वर्षीय और पुत्र संतोष अग्रवाल, आकाश अग्रवाल 35 वर्षीय पुत्र विनोद अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल 20 वर्षीय पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी कस्बा व थाना मोदी नगर जनपद गाजियाबाद के रूप में पहचान हुई है, जबकि चौथे मृतक की पहचान हेतु पुलिस प्रयासरत बनी है। आज दिनांक 16/12/2025 को समय करीब 5 बजे थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 241 हवाई पट्टी पर एक फॉर्च्यूनर कार चालक को नींद आ जाने के कारण डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना बांगरमऊ एवं थाना बेहटा मुजफ्फर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार को किनारे कर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। यातायात सुचारू रूप से जारी है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़, शातिर अपराधी के पैर में लगी गोली हुआ घायल। बदमाश को पकड़ने गई रामगढ़ पुलिस पर बदमाश ने किया हाई फायर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली बदमाश के पैर में लगी। पकड़े गए अपराधी का नाम अर्जुन सिंह निवासी जनपद बलिया के, जो मौजूद हाल में श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर में रह रहा था। बदमाश अर्जुन सिंह के ऊपर दर्ज है 16 से अधिक मुकदमे। घायल बदमाश के पास से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुआ है। बहराइच जनपद के रामगांव थाना क्षेत्र के चिल्हिया पुल के पास की है घटना। आज थाना अध्यक्ष रामगांव को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई
कि उनके थाना क्षेत्र में एक अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलहे के साथ में नेपाल जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष रामगांव और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने नानपारा रोड पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू की थी। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उधर से गुजर रहा था। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो पलट करके भागा और भागते समय उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जब फायरिंग शुरू की तो उसके बाएं पैर में गोली लग गई और वो गिर गया। उसे जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका नाम अर्जुन सिंह है, जो जिला बलिया के थाना उभाव का मूल निवासी है। वर्तमान में श्रावस्ती जिले में रह रहा है। उसके पास से एक KTM मोटरसाइकिल, एक अवैध पिस्टल, 3 अदद जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। प्राथमिक जानकारी ये मिली है कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी उसको चूंकि चोट लगी हुई थी तो तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया है इलाज के लिए, और बाकी की जानकारी अभी हम लोग कर रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सरकार और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। SIR प्रक्रिया को लेकर अजय राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जल्दबाजी में लागू की गई इस व्यवस्था से आम जनता और सरकारी कर्मचारी बुरी तरह परेशान हैं। उन्होंने BLO कर्मचारियों की मौत और आत्महत्या तक के मामले का जिक्र करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा, अजय राय ने कहा कि बुलडोजर राजनीति और अत्याचार से प्रदेश बर्बाद हो चुका है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार कहा और साथ ही भाजपा संगठन पर तंज कसते हुए अजय राय ने कहा कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से साफ हो गया है कि योगी सरकार और केंद्र के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और साथ ही तस्करी और कफ सिरप मामले में भी उन्होंने सरकार पर तस्करों को बचाने और ईमानदार अफसरों को जेल भेजने का आरोप लगाया है। RSS पर हमला बोलते हुए अजय राय ने कहा कि घुसपैठियों की जांच संघ कार्यालय से शुरू होनी चाहिए। यूपी में SIR में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा वोट कटने की बात सामने आ रही है। कितने वोट कटने हैं, वो फाइल्स हैं, कैसे हैं, ये क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्रक्रिया चल रही है SIR की, ये जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय है जिससे आम लोग परेशान हैं। आम लोग परेशान जल्दबाजी में हो रहा है, भागम भाग लगी हुई है। रात को 12 बजे करके दो, 2 बजे करके दो, नेट नहीं चल रहा है। मतलब लोग बहुत ही आपाधापी में हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है 16-17 लोग की मृत्यु हो गई। कुछ लोग उसमें जहर खा लिए। उसमें कुछ लोग, यही मुरादाबाद में एक व्यक्ति सर्वेश सिंह, वो फांसी पर लटक गया। एक महिला एडमिट है हॉस्पिटल में, आभा सुलेमान। आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रत्नेश्वर यादव बदायूं का, वो बेचारा स्वर्गवास हो गया उसका। पूरी तरीके से आवाधापी बची हुई है। इससे निश्चित तौर से लगता है कि ये चुनाव आयोग और जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरीके से बहुत ही खराब है और लोग निश्चित तौर से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब समझ में आ रहा है सरकार को, अब योगी जी जगे हैं और बोल रहे हैं कि वोट कट रहे हैं। अरे इसके पहले तो सो रहे थे आपको पहले से लगकर सारी चीजों को कराना चाहिए था, करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि अब जो इनकी चाल थी, ये चाल में खुद फंस गए हैं। अब पूरी तरीके से ये लोग परेशान हो रखे हैं। देखिए, CM योगी ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर को विवादित बना दिया। आजादी के बाद से कश्मीर भारत को डसता आ रहा है और उग्रवाद और अल्पवाद जो है कश्मीर से देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो योगी जी हैं, योगी जी की सोच और योगी जी पूरे प्रदेश को आज बर्बाद कर रखा है। इन्होंने पूरे बुलडोजर चलाकर, लोगों घर तोड़कर, अत्याचार करके और वर्गवाद करके ये सारा काम उन्होंने खुद कर रखा है। आप सामने देखो ना, आपके सामने ही है। नेहरू जी ने पूरे देश को एक माले की तरह पिरो के रखा, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। नेहरू जी के 1000वां हिस्सा भी योगी जी नहीं है। झूठ बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं और जनता को केवल और केवल भ्रमित करना और लोगों को प्रताड़ित करना, बुलडोज करना और तस्करों को बचाना, जो पूरी तरीके से कफ सिरप में, ड्रग्स में जो लोग शामिल हैं उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो व्यक्ति उठा रहा है, आज तस्करी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, उसको जेल भेजना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। आप देख सकते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी को
एक ईमानदार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल भेज रखा है उन्होंने, तो इसलिए कि उन्होंने तस्करों का नाम बताया, तस्करों की बात उठाई तो उनको जेल भेज दिया। जो तस्करी कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट लेकर वो आनंद ले रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से योगी सरकार केवल और केवल गलत काम करने वालों के साथ खड़ी है, और जो लोग इनकी बात उठा रहे हैं उनको वो जेल भेज रहे हैं, उनका बुलडोज कर रहे हैं। एक धुरंधर मूवी है जिसको चर्चा में, काफी चर्चाओं में है, लेकिन कुछ विरोध भी उसका हो रहा है। धुरंधर मूवी की बात कर रहा हूँ जो आजकल चल रही है। मैंने उसको देखा नहीं है। अच्छा जी, भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो 2024 के चुनाव में देखा था कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को जो है कुर्मी वोटों का झुकाव रहा, और 9 सीटें सांसद में 5 सपा की और 3 भाजपा और एक अनुप्रिया पटेल सांसद। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कुर्मी समाज को साधने की कोशिश। देखिए, कोई समाज को साधने से और केवल प्रतिनिधित्व देने से मतलब नहीं आएगा। मतलब तब आएगा जब उस समाज के लिए आप काम क्या करेंगे। समाज का काम होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। आप किसी को बना दो, इसके पहले भी स्वतंत्र देव सिंह को बनाया था, वो भी कुर्मी समाज के थे, ऐसा नहीं था कि वो भी एक बड़े नेता हैं, पर ये है कि उनको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली इसलिए उनको नहीं बनाया गया। अब केंद्र के जो खास थे पंकज चौधरी को बनाया गया, क्योंकि योगी जी और पंकज चौधरी में पटती नहीं है, पूरा समाज, पूरी बीजेपी जानती है, पूरे लोग जानते हैं, इसलिए उनको लिया के केंद्र से लियाकर उनको बैठाया गया है। अब ये जग जाहिर हो गया कि योगी और केंद्र में पट नहीं रही है, इसने पंकज चौधरी को मौका दिया, स्वतंत्र देव को मौका नहीं दिया। ये निश्चित तौर से ये चीजें सामने आ रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को बना लें, जो सरकार काम नहीं करेगी, जो अत्याचार अन्याय कर रही है। और पटेल समाज का सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ है। बनारस जहां से मैं आता हूं, वहां पर काशी द्वार के नाम पर तमाम नई योजना, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर सारा जो जमीन, मैक्सिमम जमीन जा रही है, सब पटेल समाज की है, और उनको लाठियों से मारा गया। ट्रांसपोर्ट नगर में लाठियों से दौड़ा कर मारा गया। तब पंकज चौधरी कहाँ थे? हम सब लोग खड़े थे। आज उसी का नतीजा था कि मोदी के खिलाफ पटेल समाज ने जमकर मेरा साथ दिया। धन्यवाद देता हूं, और आगे भी मेरा जमकर साथ देगा, ये हम सबको विश्वास है। क्यों? क्योंकि उनके सुख दुख के साथी हैं। हमारे उदय जी, जो कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता रहे, 9 बार के एमएलए थे, वो उनका आशीर्वाद उनके परिवार कम्युनिस्ट के थे। आज उनकी किताब का विमोचन मैंने कराया भूपेश बघेल जी से। निश्चित तौर से पूरा पटेल समाज इस बार कांग्रेस को वोट करेगा और गठबंधन के साथ रहेगा। अशोक जी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर विवादित बयानबाजी की है। तो मैं रामलीला ग्राउंड मैदान की बात करता हूँ, इस तरह की बयानबाजी से क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो रामलीला मैदान में लोग थे, आम आदमी, साधारण आदमी, कोई भी किसी के बारे में बोले, मंच से किसी ने भी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। जो भी वरिष्ठ नेता थे, मंच पर मैं था, किसी ने, वरिष्ठ नेता ने ये कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। सब लोगों ने केवल और केवल वोट चोरी की बात की, और जो आज देश के अंदर अत्याचार, अन्याय प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसकी बात उठाई। दिल्ली को लेकर भाजपा ने कटाक्ष किया था कि वोटों की जो आपकी रैली हुई कि आप लोग घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो और हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, घुसपैठी सबसे ज्यादा तो संघ में है, आरएसएस में है। संघ पूरा जो संगठन है आरएसएस, वो घुसपैठियों का है। और घुसपैठी, अब उनके संघ कार्यालय को एक बार मैं कहना चाहूंगा योगी जी से कि जितने भी आरएसएस के जितने भी कार्यालय हैं, जरा उसकी जांच करा लें। सबसे ज्यादा घुसपैठी अगर कहीं मिलेंगे तो संघ कार्यालय मिलेंगे, और उनको देश से बाहर करना चाहिए। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार पिकअप की जोरदार टक्कर, बैंक मैनेजर की मौत। मृतक की पहचान सत्यप्रकाश गुप्ता पुत्र अज्ञात पांडेपुर जनपद वाराणसी के रूप में। सत्यप्रकाश गुप्ता वर्तमान में ओरिएंटल बैंक रॉबर्ट्सगंज ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दुर्घटना कार और साथ ही पिकअप दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदूवारी के पास भीषण सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 की मौत का मामला सामने आया है। उन्नाव कार हादसे में सुबह सपा के नेता अशोक अग्रवाल की भी मौत हो गई है। आपको बता दें, मृतक अशोक अग्रवाल सुबह सपा के व्यापार प्रकोष्ठ के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अनियंत्रित कार हुई थी। सड़क हादसे का शिकार 4 लोगों की हुई थी मौत। अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराई थी। टायर फटने से अनियंत्रित हुई थी फॉर्च्यूनर कार। अनियंत्रित कार के सामने चल रही गाड़ी में मारी थी टक्कर और गाड़ी में टक्कर मारने के बाद डिवाइडर में फंसी थी फॉर्च्यूनर कार। सूचना पर पहुंचे थे यूपीडा और पुलिसकर्मी। गाजियाबाद जनपद के रहने वाले चारों मृतक गाजियाबाद से एक सुबह सपा के एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। कार सवार
और साथ ही नमक के व्यापारी भी थे अशोक अग्रवाल। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के 241 आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ ये हादसा। 16 दिसंबर 2025 को मथुरा में तड़के करीब 4:30 पर यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना आगरा से नोएडा की ओर जाते समय मोटरसाइकिल संख्या 127 के पास हुई है। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार उस समय एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके चलते दृश्यता बेहद कम थी और साथ ही लो विजिबिलिटी के कारण अचानक कई वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बसों के आसपास टकराने की वजह से कई वाहन में आग भी लग गई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, यात्रियों में दहशत फैल गई। दुर्भाग्यवश इस घटना में 13 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाएं तत्काल मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि किसी भी घायल की स्थिति गंभीर नहीं है और सभी को बेहतर और साथ ही चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा। हादसे के कुछ समय के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित रहा। हालांकि प्रशासन द्वारा स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही। वहीं प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान धीमी गति रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अनावश्यक रूप से तेज वाहन बिल्कुल न चलाएं। छोटी गाड़ियाँ जली हैं, इसके अलावा 7-8 छोटे 2 बस, एक टेम्पो ट्रेवलर और छोटी छोटी गाड़ियाँ भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बट प्रभु की कृपा रही कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी देखिए जो घायल भी हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं और प्रभु की मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो अभी हुआ है 13 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके परिवारीजनों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना भी व्यक्त की है और जो घायल हैं उनको समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं और जो कराया भी जा रहा है और जो दुर्भाग्यपूर्ण जिनके मृत्यु हुई है उनके परिजनों को भी अपने विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने हम लोगों को ये भी निर्देश दिया है कि चूँकि कोहरा इस समय बहुत गिर रहा है तो इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि वाहनों की स्पीड कम कराई जाए, संभव हो तो कन्वाय बना करके चलाया जाए और जो लोग ओवरटेकिंग करते हैं उस पर भी रोक लगाई जाए, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर कोई जांच वगैरह की देखिए जांच तो निश्चित रूप से कराई जाएगी क्योंकि उसमें एक रोडवेज की भी बस की जो दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें आग लगी है और 7 प्राइवेट बसें थी जिनमें आग लगी हैं जो जल गई हैं। तो जांच निश्चित रूप से होगी, उसकी मैजिस्ट्रियल जांच होगी और उसकी मैजिस्ट्रियल जांच एडीएम प्रशासन करेंगे। सर बसों से अलग गाड़ी भी तो बताई जा रही है, गाड़ी भी तो है बता रहे। क्या नाम है? सौरभ। कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। कानपुर से दिल्ली। तो क्या हुआ? बस में 2-3-4 बसें टकरा गई आपस में, फिर उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल गए उसमें। जिंदा जले हैं? काफ़ी लोग तो यहाँ पे आए, अभी और भी लोग रोड पे पड़े थे वहाँ पे। सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे 8 बसेस और 3 छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कुछ डेड बॉडीज़ मॉर्चरी के लिए भेजी गई थी और क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। हम लोग जो चार्ड बॉडीज़ हैं उनका डीएनए प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि उनके सही संबंधी जब भी आके अपनी जानकारी देते हैं तो उसका मिलान कराया जा सके। कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो आइडेंटिफाइबल हैं, 3 अभी आइडेंटिफाई हो गई हैं। उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर उनके दाह संस्कार इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है
और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस की तरफ से एक FIR भी पंजीकृत किया जा रहा है ताकि इस पूरे इंसिडेंट की गहनता से विवेचना हो सके। यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेज हैं इन सबको भी हटवा दिया जाएगा। रामगांव थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम चिल्हियापुर पुल के करीब चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया था। KTM बाइक सवार बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस को देखकर झोंकी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में लगी गोली मौके पर दबोचा गया। आरोपी अर्जुन सिंह की पहचान जनपद बलिया हाल पता जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है। बदमाश के कब्जे से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की KTM बाइक बरामद की गई है। पुलिस की प्राथमिक जांच में आरोपी पर 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं। पुलिस द्वारा आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। इलाज लगातार जारी है। सर, आज आपकी पुलिस ने एक बेहतर वर्कआउट किया है। क्या ये वर्कआउट है और क्या कार्रवाई की गई है? आज थाना अध्यक्ष रामगांव को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना क्षेत्र में एक अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलहे के साथ में नेपाल जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष रामगांव और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने नानपारा रोड पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू की थी। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उधर से गुजर रहा था। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो पलट करके भागा और भागते समय उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जब फायरिंग शुरू की तो उसके बाएं पैर में गोली लग गई और वो गिर गया। उसे जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका नाम अर्जुन सिंह है, जो जिला बलिया के थाना उभाव का मूल निवासी है। वर्तमान में श्रावस्ती जिले में रह रहा है। उसके पास से एक KTM मोटरसाइकिल, एक अवैध पिस्टल, 3 अदद जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। प्राथमिक जानकारी ये मिली है कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी उसको चूंकि चोट लगी हुई थी तो तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया है इलाज के लिए और बाकी की जानकारी अभी हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।